हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो यहाँ पे हम थर्ड वीक ऑफ जुलाई से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट इवेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द यूएन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल मीटिंग। आपको पता है जो इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल मीटिंग है ये एक मेन ऑर्गन होता ही है हमारी यूएन का। इसके अलावा भी इसके 5 ऑर्गन होते हैं, मतलब टोटल 6 मेन ऑर्गन होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। तो इस मीटिंग को एड्रेस करते टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि इंडिया बिलीव इन द सस्टेनेबल पीस एंड द प्रॉस्पेरिटी थ्रू द मल्टीलैटरलिज्म। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो इकोनॉमी का ये फोरम है और सोशल डेवलपमेंट का जो फोरम है ये बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये कहते हैं कि दुनिया में सबका विकास होना चाहिए, सबको साथ रहना चाहिए, वो चाहे सोशली चाहे इकोनॉमिकली, ये सारी चीजें हैं। और अभी आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, चाहे वो इकोनॉमी को लेके हो चाहे वो सोशलिज्म को लेके हो। आपको देख रहे हो कि जो ये वर्ड है वो मल्टीपोलर से यूनिपोलर की तरफ बढ़ रहा है। हर देश में नेशनलिज्म है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहता, एक दूसरे के ऊपर बैन लगाया जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो उसी टाइम पे ये मीटिंग हेल्ड हुई थी। कुछ और इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि ये जो मीटिंग है, इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर अभी इलेक्ट हुआ है 2020 और 22 के सेशन के लिए। तो नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट होने के बाद इंडिया की ये पहली यूएन का एड्रेस था। और जो ये यूएन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल है, इसका जो प्रेसिडेंसी इनॉग्रेशन था वो भी इंडिया के अंडर में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, इनॉग्रल प्रेसिडेंट, वो थे श्री रामास्वामी मुदालियर। और इसके अलावा कुछ और चीजें आपको इनके बारे में जानना चाहिए। इस जो यूएन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल है, इसकी पहली मीटिंग हेल्ड की गई थी, दैट इज 1946 इन लंदन। और इसका जो इनॉग्रल प्रेसिडेंसी थी वो भी इंडिया के पास थी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। उनका नाम भी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद 1946 के बाद इंडिया 1947 में, फिर 1990 में इसकी प्रेसिडेंसी ले चुका है। और अभी जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं यूएन के, ये प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट एंड जस्टिस, इसके बाद यूएन सेक्रेटेरिएट। तो ये 6 मेन ऑर्गन होते हैं। इनको मेन ऑर्गन क्यों कहते हैं? कि जब यूएन को बनाया गया था उसी टाइम इन 6 ऑर्गन्स को बनाया गया था। और इसमें सबसे पावरफुल ऑर्गन होता है सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता भी है कि इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनके पास मतलब आप ये कह सकते हो कि पूरी दुनिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसका मेंबर इंडिया नहीं है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह इंडिया को अभी इलेक्ट किया गया है 2021 और 22 के लिए। यहाँ पे चाइना परमानेंट मेंबर है, आप में से सभी लोगों को पता होगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इसके बारे में जानना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज को। Which among the following tech grant has been announced of US 10 बिलियन वर्थ इन्वेस्टमेंट इन द इंडिया? इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने ऐसा किया है? तो यहाँ पे आंसर है आपका गूगल। जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, रिसेंटली इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी की थी और इसके बाद इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि ये अराउंड 7500 करोड़, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अब 10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट 5 to 7 ईयर। बेसिकली ये सारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में होगा और इसका जो मैक्सिमम चंक है वो जाएगा जियो प्लेटफॉर्म के पास। आगे हम देखेंगे जियो, यहाँ पे बहुत सारे लोग जियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि डिजिटलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है और ये जो जियो कंपनी है ये केवल आपको 4G नेटवर्क नहीं देती, इसके अलावा ये म्यूजिक में, सेल्स में, मूवी मेकिंग में, हर जगह ये जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जो डिजिटलाइजेशन है वो एक्सप्रेड हो रहा है और इंडिया में इसका कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत सारी कंपनी इसमें इंटरेस्टेड हैं। गूगल के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज का यहाँ पे नाम लिखा है। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया, फेसबुक ने भी जियो में इन्वेस्ट किया है, हिटाची ने इन्वेस्ट किया है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अराउंड टोटल $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाई है। और रिसेंटली मोर देन 15 जो कंपनीज हैं दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया इन बिटवीन अप्रैल टू जुलाई। ये आपको पता है पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, इसके बाद भी जो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आ रहा है। ये सारा जो डाटा है दैट इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर।
यहाँ पे कुछ डाटा है जो बेसिकली कंपनी से कोरिलेट करता है कि कौन सी कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको याद रख सकते हो। जैसे हिटाची है, ये अराउंड इतना $1 मिलियन इन्वेस्ट कर रही हैं। किया मोटर्स, अभी आपको पता होगा किया मोटर ने टोयोटा को पीछे कर दिया सेलिंग में, और इंडिया में 5th सबसे बड़ी कार कंपनी है जिसकी सेल हुई थी 2019 में। तो ये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं 400 करोड़ रुपीज को, जो इनका आनंदपुर का फैक्ट्रीज है उसमें। सऊदी अरेबिया PIF मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, ये भी काफी बड़ा चंक इन्वेस्ट कर रहे हैं जियो के प्लेटफॉर्म में। तो देख सकते हो ये 11,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म में। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो किसके पास गई है, डिजिटल मार्केट में। उसमें भी जो मैक्सिमम है वो जियो प्लेटफॉर्म को गई है। ये इसलिए भी है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको पता है कि जो जियो के चेयरमैन हैं श्री मुकेश अंबानी जी, ऐसा कहा जाता है, और भले ये ऑन पेपर ना हो, बट ऐसा कहा जाता है कि सरकार से उनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी है, नज़दीकियां हैं, इसलिए लोग जियो के प्लेटफॉर्म में विश्वास कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में जियो ने दिखाया भी है कि उन्होंने किस तरीके से मुनाफा कमाया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड द राइट्स ऑफ ट्रवनकोर रॉयल फैमिली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द केरला टेम्पल। बहुत ज्यादा न्यूज में था, आप सभी को आंसर पता होगा, श्री पद्मना स्वामी। दिस इज द वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल ऑफ द इंडिया। जब रिचेस्ट टेम्पल है तो एडमिनिस्ट्रेशन को लेके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था, इसलिए इस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और जो भी रॉयल फैमिली है उनको इसके एडमिनिस्ट्रेशन में रखा गया। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये भी जानना चाहिए कि ये ट्रवनकोर है क्या। ट्रवनकोर का बेसिकली नाम था इससे पहले, जो हिस्टोरिकल नेम है दैट इज किंगडम ऑफ ट्रवनकोर, और इसको फाउंड किया गया था 1715 में। इनके जो फाउंडर थे वो थे माराथांडा वर्मा, और इसकी जो डायनेस्टी है उसे कहा जाता था चेरा डायनेस्टी, ठीक है। और इनको जो टाइटल दिया जाता था, यहाँ के जो राजा बनते थे उनको टाइटल दिया जाता था महाराजा ऑफ ट्रवनकोर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हेन डज द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम मीट। हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम कब मीट करता है, तो बेसिकली ये जुलाई में मीट करता है। तो यहाँ पे है जुलाई आपका ऑप्शन सी, और यहाँ पे 2020 में इसकी मीटिंग हुई थी 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। इसका हेडक्वार्टर भी आप याद रख लो, यूनाइटेड में है, और ये फाउंड कब किया गया था, 9 जुलाई 2013 से। और बेसिकली ये जो है ये सब्सिडरी बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। इससे पहले हम इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल को डिस्कस कर रहे थे, तो ये एक सब्सिडरी बॉडी है, ये भी आप याद रखना ये किसकी सब्सिडरी बॉडी है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अंतरिम BCCI CEO। तो आपको पता है जो BCCI है ये है इंडिया का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट ऑफ इंडिया, और कहा जाता है कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो जब पैसा है तो प्रॉब्लम्स भी रहती है, पैसा है तो पॉलिटिक्स है, तो यहाँ पे भी काफी पॉलिटिक्स रहती है। अभी रिसेंटली यहाँ पे राहुल जौहरी को हटा के हेमंग अमीन को बनाया गया इसका CEO। इससे पहले जो हेमंग अमीन थे ये थे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, मतलब IPL के ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। और अभी जो इसके सेक्रेटरी हैं, किसके सेक्रेटरी ऑफ BCCI कौन है, जय शाह। आप सभी को पता होगा जय शाह हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के लड़के हैं। ये सेक्रेटरी साहब ने मतलब बाय द मैसेज सबको इन्फॉर्म किया कि जो यहाँ पे राहुल जौहरी हैं इनका जो रिजिग्नेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और हेमंग अमीन को BCCI का अंतरिम जो CEO है वो बना दिया गया। तो आप सभी लोग हेमंग अमीन के साथ कोऑपरेट करो, ऐसा उनका मैसेज था। अब इस मैटर पे कंट्रोवर्सी किस बात की, कंट्रोवर्सी इस बात की है कि जो इनका रेजिग्नेशन था, राहुल जौहरी का जो रेजिग्नेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया गया, इवन दो कि कपल ऑफ मेंबर जो अपेक्स काउंसिल है वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। जो हमारी अपेक्स काउंसिल है बेसिकली जो BCCI की, वहां पे कुछ लोग प्रेजेंट नहीं थे, उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया गया, उनके ना रहते हुए भी इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। तो यही एक कंट्रोवर्सी है, और ऐसी कंट्रोवर्सी BCCI के साथ चलती रहती है, आप हर बार सुने होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बैन इट्स टेलीकॉम कंपनी टू सोर्सिंग 5G इक्विपमेंट फ्रॉम द हवाई। रिसेंटली बैन किया, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज ने बैन किए हैं, जैसे सबसे पहले US ने बैन किया, ऑस्ट्रेलिया को आपको पता है इस समय बहुत बड़ी आप कह सकते हो एनिमी कंट्री बन गई है चाइना की, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन सब ने बैन किया। इसके अलावा बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने डायरेक्टली बैन नहीं किया, बट किसी न किसी तरीके से वो ऑब्स्टेकल लगा रहे हैं कि जो भी हवाई के 5G इक्विपमेंट है वो उनके देश में ना लगाए जाए।
बेसिकली ये हवाई कंपनी पे ये आरोप लगाया जाता है कि एक तरह की ये स्पाइंग करती हैं चाइनीज गवर्नमेंट के लिए, या फिर आप कह सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। आपको पता है चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी राज करती है, एक तरह से वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, किसी को वोट नहीं देना होता है, तो ये स्पाइंग करते हैं उसके लिए। ऐसा इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो सीईओ हैं वो चाइनीज की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसमें ऑफिसर रैंक पे रह चुके हैं, मतलब उसमें वो इंजीनियर थे, उसके बाद वहां से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये कंपनी बनाई और आज एक बहुत बड़ी कंपनी है ये, जो बेसिकली नेटवर्किंग में काम करती है और बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती है। तो अभी 5G के जो इक्विपमेंट्स बन रहे हैं ये उसमें बहुत आगे है, काफी चीप इक्विपमेंट बनाती है, इनके पास काफी एडवांस और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। तो चूंकि सस्ते पड़ते हैं इसलिए सारी कंपनी परचेज करना चाहती है, बट यूएस का इसके ऊपर और जेटी के ऊपर भी ये एक तरह से स्पाइंग का आरोप लगाया और यूएस ने सबके ऊपर प्रेशर बनाया कि आप भी अपने देश में बैन करो। इवन इंडिया के ऊपर भी प्रेशर था, बट स्टिल इंडिया ने बैन नहीं किया है। यूके ने भी इससे पहले बैन नहीं किया था, बट रिसेंटली मार्च में यूके ओके था कि आप 5G इक्विपमेंट परचेज कर सकते हो हवाई का, बट अभी रिसेंटली उन्होंने बैन कर दिया। और ये भी कहा, इस बैन के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जा चुके हैं, जो भी सेटअप बनाए जा चुके हैं इक्विपमेंट से हवाई के, उसको भी 2027 तक यहाँ से निकालना होगा। जो भी ऑपरेटर्स हैं, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स वर्क करते हैं यूके में, उन सभी को निकालना होगा। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जब मार्च में यूके को कोई प्रॉब्लम नहीं थी हवाई से इक्विपमेंट लगाने में या 5G टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट करने में, तो रिसेंटली क्या हुआ है ऐसा? वैसे तो जो हवाई है या फिर चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि जो यूके अमेरिका प्रेशर में ऐसा कर रहा है, जैसे कि इंडिया ने बैन किया तो वहां पे भी कहा गया कि इंडिया बेसिकली ये यूएस के प्रेशर में ऐसा कर रहा है, तो ऐसा कहा जाता है। बट यूके के साथ एक और प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। आप सभी को पता है कि हांगकांग में चाइना ने एक सिक्योरिटी लॉ को इम्प्लीमेंट किया है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जिसके थ्रू अगर आप चाइना के खिलाफ कुछ भी बोलते हो हांगकांग में रह के भी या पूरी दुनिया में कहीं भी रह के बोलते हो, अगर आप हांगकांग में जाते हो या चाइना के किसी मेनलैंड में जाते हो तो वहां से आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस बात से यूके बहुत ज्यादा नाराज हुआ। यूके इसलिए नाराज हुआ कि आप सभी को पता है जो हांगकांग है एक आप कॉलोनी थी ये यूके की आजादी से पहले, और ये चाइना को दिया गया था बाय द एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में ऐसा था कि नेक्स्ट 50 ईयर तक चाइना यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेगा और जो भी इनकी डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन करेगा। बट चाइना यहाँ पे ये बात नहीं मान रहा है। और आपने सुना भी होगा, क्योंकि ये जो स्पाइंग का केस है, कहा जाता है ये अचानक से नहीं है। आपने सुना भी होगा कि जो फेसबुक है या जो टिकटॉक है, इन सभी को कंपनी को हांगकांग में कह दिया गया है कि आप जो भी लोग यहाँ पे पॉलिटिकल वेलफेयर में काम कर रहे हैं, जो भी डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग जो वीडियोस बनाते हैं, जो डालते हैं, उनका नाम दिया जाए, उनका एड्रेस दिया जाए। अगर आप नहीं देते हो तो इन सब कंपनियों को कह दिया गया कि या तो आप यहाँ से बिजनेस अपना समेट लो या तो फिर इन लोगों का नाम दो। तो इस तरीके की कंट्रोवर्सी करता है चाइना। वो कभी भी डाटा का डिमांड कर सकता है और उनके पास लॉ भी है कि कोई भी कंट्री अगर चाइना बेस्ड है, उसका हेडक्वार्टर चाइना में है, वो चाइना से रन करती है, तो जब कभी भी चाइना कोई डाटा उससे मांगती है तो उनको डाटा देना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरीके के आरोप लगते हैं हवाई पे और बहुत सारे देश ने इनको बैन किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इंडिया में भी मोस्ट प्रोबेबली जो हवाई है उसको डायरेक्टली अगर बैन ना भी किया जाए तो भी इनडायरेक्टली इसको ऑब्स्टेकल क्रिएट किया जाएगा कि ये जो 5G का स्पेक्ट्रम है या फिर 5G का जो इक्विपमेंट है वो कोई कंपनी ना खरीदे और इसको बेसिकली 5G से बाहर रखा जाए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी। अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग हैज लॉन्च ATL अटल टिंकरिंग लैब, एक ऐप बनाया गया। इस ऐप का पर्पस क्या था कि इससे हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं और जो टीचर्स हैं उनकी जो इनोवेटिव कैपेसिटी है उसको डेवलप किया जाए, उनके माइंड को कल्टीवेट किया जाए ताकि वो इनोवेशन की तरफ जाएं। बेसिकली गवर्नमेंट को ऐसा फील हो रहा था और आप देख भी सकते हो कि हमारे यहाँ को किसी भी टाइप का इनोवेशन नहीं होता है। बेसिकली हम एक लेबर की तरह वर्क करते हैं, वो भले हम गूगल के CEO बन जाए, बट हमारे यहाँ आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि हमारे यहाँ कोई डिजिटल रिवॉल्यूशन हो जाए। बस कहा जाता है कि इंडिया जो है सॉफ्टवेयर की इंपोर्टर है, सॉफ्ट हब है, बट ऐसा कोई इनोवेशन होता नहीं है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये सेटअप किया अटल इनोवेशन मिशन एट नीति आयोग। और बेसिकली यहाँ पे इनका काम है कि एक तरह का ये साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, जो लोग बच्चे हैं उनके माइंड को कल्टीवेट करें, जो टीचर उनके साथ काम कर रहे हैं उनके अंदर स्पिरिट डेवलप करें, क्यूरियोसिटी डेवलप करें स्टूडेंट और टीचर दोनों में, ताकि
वो इनोवेटिव हो पाए, वो इनोवेशन के बारे में सोचें। और जब वो यंग हैं, जब उनका माइंड यंग है, जब उनके पास एक क्रिएटिव माइंड है, उस टाइम पे ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करा जाए ताकि वो एक तरह से इनोवेशन के लिए कुछ कर पाए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। आपने देखा भी रिसेंट कंट्रोवर्सी कि बहुत सारे चाइनीज ऐप बैन कर दिए गए, बट उसके अल्टरनेटिव कोई इंडियन ऐप थी ही नहीं मार्केट में। तो ये सारी चीजों को देख के ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिल जाएगा, किससे रिलेटेड मटेरियल मिल जाएंगे, दैट इज रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, 3D डिजाइन, एस्ट्रोनॉजी, डिजिटल क्रिएशन, ये सारी स्किल को डेवलप करने के लिए बेसिकली ये ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड नूर वाली मसूद एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, ही इज द चीफ ऑफ विच टेरर ग्रुप। यहाँ पे जो टेरर ग्रुप है दैट इज तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट ग्रुप है जो बेसिकली वहाँ के फोर्सेस पे अटैक करते हैं और वहाँ के लोगों पे अटैक करते हैं, बेसिकली जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको अटैक करते हैं। और ये जो नूर वाली महसूद है, ये बेसिकली 2018 में इसका हेड बनाया गया और 2018 में हेड बनने के बाद इन्होंने बहुत सारे जो वहाँ पे अटैक्स हुए हैं उनकी जिम्मेदारी ली। आप सभी को पता है जब अटैक्स होता है तो कोई ना कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आगे आता है और कहता है कि ये अटैक्स हमने करवाए थे। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इसको बैन कर दिया गया और इसको एक ग्लोबल टेररिस्ट बता दिया गया। ये भी कहा गया कि ये एसोसिएटेड है अल कायदा के साथ और अल कायदा को बहुत पहले से ही एक टेररिस्ट ग्रुप बताया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन विच ऑफ द नेशन, कौन से नेशन के लिए, दैट इज यूके। यूके के गवर्नमेंट का भी रिसेंट डाटा आया है। इस डाटा के हिसाब से इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बन गया है यूके के लिए। यूके के डेटा के हिसाब से इंडिया कुछ 120 प्रोजेक्ट को फंडिंग दे रहा है और इस प्रोजेक्ट के थ्रू कुछ 5429 जॉब्स क्रिएट हुई हैं। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है और अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यूएस है, यूएस के बाद इंडिया, जर्मनी, फ्रांस और चाइना। ये बेसिकली यूके डाटा के हिसाब से ये देश हैं जो यूके में इन्वेस्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, विच नेशन जीडीपी प्लंज्ड बाय 41.2% इन द लास्ट 3 month। तो ये है कंट्री सिंगापुर। सिंगापुर की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। पैंडेमिक की वजह से इनके पास बहुत लंबे दिनों तक क्या था, लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलप हो गए हैं और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो टोटल जीडीपी है वो 4 to 7% श्रिंक हो जाएगी इस ईयर में। और केवल सिंगापुर श्रिंक नहीं हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज के लिए ये बेसिकली आ रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। इंडिया के लिए भी कहा गया है कि इंडिया की इकोनॉमी भी श्रिंक हो जाएगी अगले ईयर के लिए। ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि हमारी जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रहेगा। तो ये पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है कोरोना वायरस की वजह से। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच पार्टी हैज रिटेन्ड पावर इन द सिंगापुर जनरल इलेक्शन 2020। तो ये पार्टी है आपकी पीपल एक्शन पार्टी। आपको जान के हैरानी होगी कि ये 1959 से पावर में है सिंगापुर में और फिर जो जनरल इलेक्शन हुआ है 2020 में फिर से ये पावर में आ गए हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।